बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रजा मीर। सर मेरी ये वीडियो कैफ 3 यानी डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क के स्टूडेंट्स के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर हमसे सिर्फ 35 दिन के फासले पर है। 9 मार्च को गालिबन आपका पेपर होगा। 35 दिन एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, एक जबरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव थरो रिविजन के लिए भी, और अगर आपके 10-15% क्लासेस अभी भी बाकी हैं तो भी आप आराम से इन 35 दिनों में रिविजन के साथ साथ वो कवर कर सकते हो। इस वीडियो में मैं 5-6 चीजों पे बात करूंगा और ये लंबी वीडियो जाएगी, लेकिन ये वीडियो आपने एग्जाम के दिन तक बार बार देखनी है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं पेपर पे बात करूंगा कि सर ये पेपर जो लाया गया है इसमें कौन सी कॉम्पिटेंसीज जो है वो अगर आप सिलेबस देखें और किताब देखें तो कौन सी कॉम्पिटेंसीज पॉलिश करने के लिए चीज लाई गई है, क्यों लाया गया पेपर। नंबर 2, मैं पेपर के पैटर्न पे बात करूंगा कि हमारा पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है, उसमें कितने मार्क्स एमसीक्यूज को एलोकेट हुए हैं, कितने जो है वो केस स्टडीज को एलोकेट हुए हैं, और इसका जो हमारे पास थीम है वो सारा मॉडल पेपर से आ रहा है। ठीक है जी। और रटे बेस्ड क्वेश्चंस कितने हैं इसके अंदर। फिर हम सर डिटेल बात करेंगे सिलेबस पे कि हमारे पास मार्क्स किस तरह एलोकेट हुए हैं सिस्टम में। सर हमारे पास जो सिलेबस है उसमें 3 एरियाज हैं, डाटा, सिस्टम्स एंड रिस्क। उनको मार्क्स किस तरीके से एलोकेट हुए हैं इस पर हम जरा बात करेंगे। फिर हम डिटेल में बात करेंगे एक एक चैप्टर के ऊपर कि हर चैप्टर में से आपको किस चीज को ज्यादा फोकस करना है, किस चीज को आपने रट्टा लगाना है, किस चीज से केस स्टडीज एक्सपेक्टेड है। उसकी वजह यह है कि सर ग्रिड में जिस तरीके से उसको मार्क्स एलोकेट किए हुए हैं तो हम उसकी बेसिस पे जो है वो सारी डिस्कशन रखेंगे। फिर सर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ केस स्टडीज हैं, कुछ समरीज हैं, कुछ मॉक पेपर्स हैं जो मैं आपको दूंगा। ठीक है जी। और आपने रिवीजन के दौरान उन चीजों को इस्तेमाल करना है। और एंड में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स दूंगा जो आपने अगले 35 दिनों में भी यूज करनी है, और साथ साथ जब एग्जाम का दिन आएगा तो उस दिन भी आपने इन टिप्स को इस्तेमाल करना है। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अल्लाह का नाम लेके। देखें आपके पास जो डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क का पेपर है ना, इसी तरह का एक पेपर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्कॉटलैंड में मौजूद है, उसका नाम है डाटा टेक्नोलॉजी एंड रिस्क। और इसी तरह का एक पेपर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में मौजूद है, और सिलेबस उनका वो 90-95% सिमिलर है। और इसी तरह का एक पेपर जो है वो आईसीएडब्ल्यू में मौजूद है। आईसीएडब्ल्यू में ये पेपर प्योर एमसीक्यूज पे टेस्ट होता है। ठीक है जी। याद रखिएगा इन सारे सिलेबसेस में एक चीज कॉमन है कि जो टेक्नोलॉजी चार्टर्ड अकाउंटेंट के इस्तेमाल में आती है, जब वो प्रैक्टिस में होता है यानी फर्म में होता है, या वो बिजनेस में होता है यानी किसी एंटिटी का सीएफओ बना होता है, किसी एंटिटी का हेड ऑफ फाइनेंस बना होता है, रिस्क का हेड बना होता है, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट्स का हेड बना होता है, तो वो टेक्नोलॉजीज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के काम से रेलेवेंट है, सर वो टेक्नोलॉजीज की नो हाउ, उसकी अंडरस्टैंडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को होनी चाहिए ताकि जब वो जाए प्रैक्टिस में तो उसको इस्तेमाल कर सके। उस टेक्नोलॉजी की बैकग्राउंड में क्या वर्किंग है, ठीक है जी, कौन सी मैकेनिक्स पीछे यूज हुई है, ये हमारा काम नहीं है, ये आईटी के एक्सपर्ट्स का काम है। आईटी के एक्सपर्ट्स का मतलब है वो बंदा जो एआई के मॉडल्स डिजाइन करता है, वो बंदा जो ब्लॉकचेन बाकायदा खुद बैठ के डिजाइन कर रहा था, प्राइवेट ब्लॉकचेन्स, पब्लिक ब्लॉकचेन्स, ठीक है, स्पेसिफिक ब्लॉकचेन्स, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज, वो बैठ के बना रहा होता। हम ये काम नहीं करते भाई, हमारा काम है इसको अंडरस्टैंड करना और चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो रेलेवेंट चीजें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अपने काम में, प्रैक्टिस में और बिजनेस में इस्तेमाल करना। ठीक है जी। तो आपका सिलेबस भी इसी तरह डिजाइन हुआ है, किताब भी ऐसी डिजाइन हुई हुई, आपने पेपर को भी इसी तरह ही अप्रोच करना है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जनाब मार्क्स की एलोकेशन के ऊपर। देखिए हमारे सिलेबस में 3 हिस्से हैं। हमारे पास जो डाटा का पार्ट है उसमें 6 चैप्टर्स हैं, आसान एरिया है। 35 से 45 नंबर जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया के हैं, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर। ठीक है जी, 1/3 और हाफ। ठीक है जी। सिस्टम्स का हमारे पास जो एरिया है सर ये 30 से 40 नंबर का। ठीक है जी। इसमें हमारे पास जो है वो चैप्टर 7 से लेकर 13 तक, ठीक है जी, ये हमारे पास चैप्टर आते हैं, यानी हमारे पास कुछ 7 चैप्टर्स इसके आ गए। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो रिस्क के चैप्टर्स हैं। रिस्क का एरिया जो है वो हमारे पास चैप्टर 14 से शुरू होता है, 14, 15, 16, 17, और ये हमारे पास 20 से लेकर 30 नंबर का है। तो तीनों एरियाज ऐसे हैं जिसमें से एक चीज भी आप छोड़ के नहीं जा सकते, तीनों एरियाज पे आपने काम करके जाना है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं पेपर का पैटर्न देखूं तो हमारे पास पेपर में इस तरह का हिसाब किताब है कि सेक्शन ए है, उसमें मार्क्स हैं जी कोई 45 से 50, और सेक्शन बी है उसमें नंबर है कोई 45 से 50। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी बनाने की लॉजिक क्या है। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज उठाएंगे तो एमसीक्यूज में आपको डाटा का, सिस्टम्स का और रिस्क का सबका जो है वो मिक्सचर मिल जाएगा।
फिर आपके पास जो है वो ये जो केस स्टडी सेक्शन ए में रखी गई है और नॉलेज बेस्ड चीजें रखी गई हैं, ये दोनों डाटा से रिलेटेड है। तो अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि एमसीक्यूज में सब चीजें आएंगी और सेक्शन ए में डाटा का एरिया टेस्ट होगा, ठीक है जी, और उसमें एक सवाल केस स्टडी का, एक सवाल जो है वो नॉलेज बेस्ड है। सेक्शन बी में 2 केस स्टडीज हैं और 2 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक केस स्टडी एक नॉलेज बेस्ड सिस्टम से आ रहा है और एक केस स्टडी एक नॉलेज बेस्ड जो है वो हमारे पास रिस्क से आ रहा है। तो अपेरेंटली हमारे पास जो ब्रेकअप है वो इस तरह का है कि ऊपर वाला पूरा पोर्शन जो है वो एमसीक्यूज कुछ मार्क्स छोड़ के पूरा डाटा का होगा और नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें आपका सिस्टम्स और रिस्क टेस्ट हो रहे होंगे, ठीक है जी। अब जो एमसीक्यूज है 15 नंबर के, अगर इस पे मैं नजर दौड़ाऊं ना तो इसमें से 5 एमसीक्यूज डाटा से रिलेटेड थे जब मैं वो देख रहा था, पैटर्न देख रहा था पेपर का, और 10 जो एमसीक्यूज थे वो सिस्टम से रिलेटेड थे। मुझे रिस्क का कोई एमसीक्यू नजर नहीं आया उसके अंदर, जो मॉडल पेपर है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। अच्छा जी, मॉडल पेपर में एक चीज ये भी देखी मैंने कि 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं, 42 मार्क्स के केसेस हैं और 43 मार्क्स के नॉलेज बेस्ड यानी रिप्रोड्यूस करने वाले क्वेश्चंस हैं, रटे वाले क्वेश्चंस आप इसको कह लो, इस तरह की चीजें। तो इफेक्टिवली अगर किसी बंदे ने ढंग से सिलेबस को रीड भी किया ना तरीके से और उसके जहन में चीजें, तो आराम से यहां से भी मार्क्स निकाल लेगा और यहां से भी मार्क्स निकाल लेगा। केस के अंदर उसको जो है वो थोड़ी स्पेसिफिक चीजें चाहिए होंगी जो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन याद रखिएगा जिसकी नॉलेज अच्छी है तीनों एरियाज में स्कोर करके आएगा। तीनों एरियाज आपकी नॉलेज से, आपकी चीजें रीड करने से, तरीके से, ढंग से रीड करने से ही कनेक्टेड है। एमसीक्यूज भी इससे सॉल्व हो जाएंगी, केसेस भी किताब से ही आएंगे, अगर आपने चीजें ढंग से पढ़ी होंगी आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन तो रट्टे वाले क्वेश्चन, आपको हेडिंग्स याद होंगी, अंदर का मटेरियल रीजनेबल याद होगा, आप आराम से उसको कवर कर लेंगे। मैं आपको बताऊं ये पेपर शायद पहली 1-2 अटेम्प्ट्स में जिस तरह आमतौर पे परसेप्शन रखा जाता है आसान होता है, और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला ये पेपर ऐसा होगा कि मैनेज हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है जी। सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम अब एक एक चैप्टर को खोल खोल के देखेंगे कि उसमें आपको किस किस चीज पे काम करना है, किस चीज का आपने रट्टा मारना है, किसको आपने तरीके से पढ़ना है, किसको जस्ट रीड करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं सर। और याद रखिएगा सर, ये मार्क्स जो एलोकेटेड है ना उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि किस पे कितनी मेहनत आपने करनी है, ठीक है जी। जो हमारे सिलेबस के मार्क्स हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक एक चैप्टर को अब मैं पिक करूंगा और डिटेल में उसके एक एक लर्निंग आउटकम पे आपसे बात करूंगा, ठीक है जी। और सर उसके मार्क्स देखते हुए, उसकी प्रोफिशिएंसी देखते हुए सिलेबस के हिसाब से हम ये असेस करेंगे कि आया इसमें से केस स्टडी बन सकती है या इसके अंदर जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है या इसके अंदर एमसीक्यूज टेस्ट हो सकते हैं। जैसे हमारे पास चैप्टर 1 है सर, इसका प्रोफिशिएंसी लेवल है 1 और टेस्टिंग लेवल भी 1 है सिलेबस के हिसाब से, आईकैप के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है जी। प्रोफिशिएंसी लेवल 1 का मतलब ये है कि सर इस पे प्लेन अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है जितनी किताब में दी हुई है, और T1 का मतलब ये 8 नंबर का मैक्सिमम सवाल आ सकता है। तो इस हिसाब से इस पे केस स्टडी आने के चांसेस कम है, इंपॉसिबल नहीं है, कम है, ठीक है जी। और सर इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन टेस्ट हो सकते हैं और एमसीक्यूज टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। अब सर इसमें लर्निंग आउटकम्स हैं 5। पहला हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा। सर हमारे पास जो 2 टाइप्स ऑफ डाटा हैं सर, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, और उसकी 2 टाइप्स हैं। आपने इनकी सर डेफिनेशन याद करनी है बस, ठीक है जी। मीनिंग पे आपने फोकस करना है, आपको इसके अंदर एग्जांपल्स और यूजेस ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे केस आने का चांस ना होने के बराबर है। हाँ, टेस्ट हो सकता है एमसीक्यूज में सर। कैटेगरीज ऑफ डाटा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है जी। खुदा के वास्ते स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड आपने दिमाग में रखना है, डेफिनेशन देखनी है, लेकिन इस स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर जो यूजेस हैं सर, ये आप रीड कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी, इसका रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, ना इसकी एग्जांपल्स और ना इसके यूज केसेस, यूजेस नहीं भाई, ये नहीं करना, ठीक है जी, क्योंकि इसके नंबर ही 8 हैं, इस पे कोई केस स्टडी बन के मुश्किल है। हाँ, ये जो 2 टर्म्स हैं सेंटिमेंट एनालिसिस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये देख के जाइएगा, ये एमसीक्यूज में भी टेस्ट हो सकते हैं और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर सोर्सेज ऑफ डाटा है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, इसको देख लीजिएगा, ठीक है जी, अच्छे से। और इस पे ये हो सकता है कि आपको एग्जामिनर एक लाइन से कोई 5-6 डाटा दे दे और बताया कि पूछे तुमसे कि बताओ ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, तो सोर्सेज आप अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन अगेन इसमें कोई डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और आपको क्लासिफिकेशन खुद आनी चाहिए। हाँ, इस पे केस आ सकता है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपको एग्जाम में कोई 5-6 इंफॉर्मेशन दे दे 10 के करीब और आपसे कहे बताओ ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ठीक है जी, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी। फिर सर डाटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक है जी, इसको देख लीजिएगा। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्वालिटी डाटा के, वो देख लीजिएगा अच्छे से, उसकी हेडिंग्स याद कर लीजिएगा।
रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि सर एक्यूरेट का मतलब क्या है, अनबायस्ड का मतलब क्या है, रेलिवेंट का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, एथिकल कंसिडरेशंस, सर हमारे पास प्राइवेसी, सर हमारे पास जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं, बाकी की ट्रांसपेरेंसी है सर, बाकी सारी चीजें 4 एथिकल कंसिडरेशंस हैं, वो देख के जाइएगा, उसकी आपको मेन हेडिंग्स याद हो। ठीक है जी। और अंदर का रीजनेबल जो है वो डेफिनेशन आपको याद हो। ठीक है जी। जितना किताब में दिया हुआ ये 4, ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी और फेयरनेस, बाकी कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं, केस स्टडीज वगैरह का कोई रट्टा वट्टा नहीं मारना, इसकी बस डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपको एग्जाम में एक सिनेरियो दे सकता है कि भाई ये 5-6 मसले हैं, बताएं इसमें कौन सी जो है ना वो चीज हिट हुई है, प्राइवेसी हिट हुई है, ट्रांसपेरेंसी हिट हुई है, सिक्योरिटी हिट हुई है, फेयरनेस हिट हुई है। ठीक है जी। आई होप आप इसको देख लोगे। मैंने आपको बता दिया इसमें से पहला पार्ट थोड़ा सा जो है वो, हाई का मतलब हमारे कोर्स में ये होगा या हमारे इस डॉक्यूमेंट में हाई का मतलब है मॉडरेट, वेरी हाई का मतलब है सर इसके चांसेस बहुत ज्यादा है टेस्ट होने के। ठीक है जी। एवरेज का मतलब है या लो का मतलब है इसके चांसेस टेस्ट होने के कम। अगेन भाईजान ये एक प्रोफेशनल हंच होता है, मे बी जिसमें मैंने एवरेज लिखा है ये सबसे पहला सवाल आ रहा हो पेपर में। ठीक है जी। तो इसको आप अपने तौर पे देख के जाइएगा। इसमें से मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम 8 नंबर टेस्ट हो सकते हैं, और मैंने आपको बेसिक बातें भी बता दी कि इसके अंदर आपने देखना है, रट्टा नहीं मारना, हेडिंग्स याद करनी है और अंदर का मवाद आपको रीजनेबल हद तक लिखना आना चाहिए। ठीक है जी। चलो मेरे बच्चों, हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है ये P2 और T2 है। P2 और T2 का मतलब है सर प्रोफिशिएंसी लेवल 2, यानी इस पे केस स्टडी बन के आ सकती है। T2 20 मार्क्स टेस्ट हो सकते हैं इस चैप्टर से। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे तगड़ी केस स्टडी बन के आ सकती है, या एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, साथ में छोटी केस स्टडी हो, ये भी हो सकता है। ड्राई एरिया थ्योरेटिकली बहुत जो है वो ड्राई एरिया है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, लेकिन कोई एक चीज भी ऐसी नहीं जो बिल्कुल बड़ी चीज हो, सिवाय एक आध चीज जो अभी हम नीचे जाके देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो सर इसके की ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिएगा, सिर्फ रीड कर लीजिएगा तरीके तमीज से। ठीक है जी। हेडिंग्स याद कर लीजिएगा। फिर हमारे पास कंपोनेंट्स एंड डाटा गवर्नेंस के, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसको बहुत तमीज तरीके से हर एक कंपोनेंट को देखना, खास तौर पर डाटा लाइफ साइकिल जो आ रहा है एंड में, उसके स्टेप्स याद रखिएगा। लेवल ऑफ गवर्नेंस सर मेरे हिसाब से एक थ्योरेटिकल एरिया है, आने का चांस इसका इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि सर इसकी हेडिंग्स और इसमें जो की एक्टिविटीज हैं हर लेवल के अंदर, वो जरा देख लीजिएगा। और एंड में जो इसका एक इंटर कनेक्शन आता है ना, स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल, और उसके अंदर वो देख लीजिएगा बस। ठीक है। रीड कर लीजिएगा और हेडिंग्स याद कर लीजिएगा। डाटा क्लासिफिकेशन, सर हमारे पास पब्लिक डाटा कौन सा है, प्राइवेट डाटा कौन सा है, हाईली सेंसिटिव डाटा कौन सा है, इस तरह की जो चीजें, ये एक एक दो लाइन हर एक के ऊपर याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स पे मत जाना, लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है जी। इस पे केस आ सकता है। हाँ, देखिए केस क्या आ सकता है इस पे, वो आपको एक डाटा दे दे, करेक्टरिस्टिक्स बता दे और आपसे पूछे बताएं ये डाटा किस क्लास का है, ये हाईली सेंसिटिव डाटा है, सेंसिटिव डाटा है, ये पब्लिक डाटा है। ठीक है जी। इस तरह की चीजें आपसे पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट डाटा, इस तरह की चीजें आपसे पूछ सकते हो। ठीक है। स्टोरेज, सर कितने टाइप की स्टोरेज है, ऑन प्रेमिसेस है, क्लाउड है, ये बहुत बेसिक चीज है। मेरा नहीं ख्याल है कि इस पर सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। डाटा इंटेग्रिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है इस पर्टिकुलर का। ठीक है जी। 4 किस्म की इंटेग्रिटीज हैं, और सर फिर हमारे पास 4 मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज हैं। तो उन 4 इंटीग्रिटीज और मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज को मैप किया गया एक टेबल के अंदर, ये टेबल जरूर याद कर लेना भाई। ठीक है जी। डाटा सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो आगे भरपूर तरीके से सर इसके चैप्टर्स में डिस्कस हुई भी है, तो यहां बस सरसरी तौर पर डिस्कस हुआ है, आप देख लीजिएगा। डाटा स्टीवर्डशिप, मेटा डाटा, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसपे केस स्टडी तो नहीं आ सकती, लेकिन थ्योरी पे एक अच्छा सवाल पूछा जा सकता है कि मेटा डाटा के बताएं, उसकी टाइप्स बताएं। ठीक है जी। फिर डाटा स्टीवर्ड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं। फिर जी कंप्लायंस वाले का एक हिसाब किताब है कि कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, ये मेरा नहीं ख्याल है कि टेस्ट हो सकता है इस तरह की चीजें, लेकिन खैर रीड कर लेना एक दफा। ठीक है जी। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, अल्लाह के वास्ते ये देख लीजिएगा, लेकिन खास तौर पे इसमें होमोफॉर्मिक और पत्नी फेडरेशनल, पत्नी 2 हैं आखिर की 2, वो जरूर देख लीजिएगा। वो यूनिक है थोड़ा सा, जो है वो चीज उसमें टेस्ट हो सकती है। सर ड्राइवर्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है जी, इसको टाइम मिले तो रीड कर देना, अदरवाइज मटी पाओ। ठीक है जी। डाटा गवर्नेंस के चैलेंजेस, सर इस पे जो है वो अच्छा हिसाब किताब आ सकता है, वो आपको एक सवाल दे सकता है और कहेगा जी कंपनी डाटा गवर्नेंस के सेटअप को लाना चाह रही है, एक फ्रेमवर्क लाना चाह रही है, लेकिन घबरा रही है कि कोई मसला ना हो जाए, तो बताएं क्या क्या मसले हो सकते हैं, ये आपको एक सिनेरियो दे सकता है। तो सिनेरियो के लिहाज से मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर उसमें जो है वो जो सवाल आ सकता है, वो अगर मैं नीचे से चलना शुरू करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिनेरियो के हिसाब से, मैं इसको ऐसे कर दूं, पीला कर दूं। सिनेरियो इसमें आ सकता है सर,
अच्छा, फिर हमारे पास सिनेरियो जो है वो डेटा की क्लासिफिकेशन पे आ सकता है, छोटा सा सिनेरियो इस चीज के ऊपर आ सकता है। बाकी छोटे सिनेरियोस टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर से मुझे लगता है कि सर सवाल बन के आएंगे, इसको जरा तरीके और तमीज से देख लीजिएगा। ठीक है जी, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं जनाब। चैप्टर 3 हमारे पास एक टेक्निकल चैप्टर है छोटा चैप्टर, बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, टेक्निकल है। ठीक है जी, रैंकिंग में ये P2 T1 है। P2 का मतलब है थोड़ा सा टेक्निकल सवाल इस पे आएगा, मे भी छोटी केस स्टडी आ सकती है, और T1 का मतलब है मैक्सिमम 8 नंबर का टेस्ट हो गया सवाल। तो मेरे हिसाब से इससे एक सवाल जरूर बनना चाहिए इस चैप्टर से। ठीक है जी। अच्छा, इस चैप्टर में टोटल 4 एरियाज हैं। पहला हमारे पास डाटा एनालिटिक्स साइकिल है। ठीक है, इसके 7 स्टेप्स हैं। ठीक है जी, स्टेजेस नहीं है, स्टेप्स हैं। ये 7 के 7 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, नंबर वाइज सीक्वेंस वाइज आपको याद होने चाहिए। केस स्टडी से बन के नहीं आ सकती, मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। फिर हमारे पास डाटा एनालिटिक्स के स्टेजेस आते हैं। ठीक है जी, हमारे पास प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव, ठीक है जी, प्रिस्क्रिप्टिव, इस तरह के जो 4 हमारे पास जो मॉडल्स हैं, इनको आपने तरीके से देखना है कि हर मॉडल, हर स्टेज में आपने करना क्या, हर स्टेज के जो स्टेप्स है वो आपको पता होने चाहिए। हाँ, इसमें टेक्निक्स आ रही है, हर स्टेज में 2-2, 3-3, 3-3, 2-2 टेक्निक्स आ रही हैं। वो टेक्निक्स अगर आपको उसके नाम भी याद होंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि जो उसकी डिटेल्स है वो तो हमने क्लास में काफी उस पर टाइम लगाया था। मेरा नहीं ख्याल है कि इतना डिटेल में इतना मुश्किल सवाल आपसे पूछ सकता है। किताब के हद तक रहिएगा, इससे बाहर नहीं जाइएगा। ठीक है जी। हाँ, इस पे केस स्टडी बन के आ सकती है कि वो आपसे कहे कि जी एक कंपनी है, बताएं वो कंपनी जो है वो सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहती है। फिर वो कहते हैं जी प्रॉब्लम के रीजंस आइडेंटिफाई करना चाहती है। फिर वो कहते हैं जी प्रॉब्लम को अगर हम रखें तो अपना फ्यूचर आइडेंटिफाई करना चाहती है। फिर वो कहते जी अपना फ्यूचर सही करना चाहती है। तो बताएं इन चारों स्टेजेस को जरा एक्सप्लेन करें, तो आपको डाटा एनालिटिक्स स्टेजेस जो है वो आपको बताने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल में जो केस भी होगा वो रट्टे वाला ही केस होगा, उसमें जवाब रट्टे वाला ही लिखा जा सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास सर एप्लीकेशन है। देखिए, एप्लीकेशन हेल्थ केयर, रिटेल और फाइनेंस, 3 एरियाज पे किताब में गिवन है। बस इन 3 एरियाज को एक दफा अच्छे से रीड कर लेना, रट्टा मत मारना है इसके अंदर, रीड कर लेना है इसको। ठीक है जी। वेरी हाई मैंने इसलिए लिखा है कि इससे सवाल बन के आ सकता है कि जी इसकी एप्लीकेशन बताएं, तो तीनों आपने लिख देने, 8-10 नंबर का सवाल आ सकता है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मेरा अपना एक ख्याल और भी है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो है वो एग्जामिनर सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं। लेकिन आया तो सीधा सीधा सवाल आएगा। ठीक है जी। अच्छा, इससे केस बन के आया, ये भी चांस है कि वो आपसे कहेगा जी हेल्थ केयर कंपनी है, वो डाटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम लाना चाह रही है, बताएं वो 4 स्टेजेस क्या क्या होंगे, आपको बतानी पड़ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर को जरा तरीके से देख लेना। इन 2 पे केस बन सकता है, लेकिन इसके चांस ज्यादा है, इसके चांस इतने नहीं है। ठीक है जी। फिर हमारे पास इम्प्लीकेशंस से हमारे पास 4 हेडिंग्स हैं। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है इसके एडवांटेजेस। ठीक है जी, वो देख लेना, बस उसकी हेडिंग्स याद कर लेना, और अंदर का मवाद जो है ना वो इतना याद कर लेना कि आप उसको जब लिखने को आए तो आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। ऐसा है मेरे बच्चों। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 4थे स्टेज पे जाते हैं। चलिए मेरे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 4, 15 से 20 नंबर का सवाल इससे उठ के आएगा। ठीक है जी। इसका रैंकिंग है P2 T2। P2 T2 का मतलब है भैया इससे एक एप्लीकेशन वाला सवाल आ सकता है, और इससे 20 नंबर तक के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। 15 यहां गलत लिखा हुआ है, ये 20 नंबर के सवाल हो सकते हैं। डन। इससे अच्छी केस स्टडी आ सकती है, और एमसीक्यूज इससे शायद आए, आखिरी के 2 चीजों में एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन इससे एक अच्छा तगड़ा केस स्टडी का सवाल आ सकता है, रिप्रोड्यूस करने वाले सवाल आ सकते हैं। सबसे पहले बिग डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 V's हैं, इससे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, और इससे एक अच्छा रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, थ्योरी वाला क्वेश्चन। ठीक है। सोर्सेज ऑफ बिग डाटा, 4 सोर्सेज हमारे पास। ठीक है जी। इस पे एक छोटी सी केस स्टडी आ सकती है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बिग डाटा को यूज करना चाह रही है, तो और उससे बेनिफिट लेना चाह रही है। सोर्सेज भी बता दें, मेथड्स भी बता दें, ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो 4 सोर्सेज हैं, 4 मेथड्स हैं। अपेरेंटली बहुत सारी चीजें ओवरलैपिंग लगेगी, लेकिन 4 सोर्सेज 4 मेथड है, देख लेना है इसको। फिर 4 इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है वो एग्जामिनर ने, यानी किताब वाले बनाने वाले ने 4 इंडस्ट्रीज पे बिग डाटा की एप्लीकेशन बताई है। इसको आप सिर्फ रीड कर लेना। ठीक है जी। 4 इंडस्ट्रीज है, इसके अंदर हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरह की चीजें कि कहां कहां पर बिग डाटा किस तरह इस्तेमाल होता है। एक 1.5 लाइन 2-2 लाइन आपको याद होनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है जी। याद का मतलब है आपको पता होना चाहिए, अगर लिखने को आ जाए चांस कम है इसका। ठीक है। चैलेंजेस, इस पे एक अच्छा तगड़ा सवाल आ सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बिग डाटा को यूज करना चाह रही है, उसके पास ये वसाइल हैं, इतना बिग डाटा पड़ा हुआ है,
बताएं कैसे क्या मसले आ सकते हैं उसके बिग डाटा इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी, 4 की इश्यूज हैं। ठीक है जी, स्टोरेज का इशू है, प्रोसेसिंग का इशू है, टूल्स का इशू है, ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल इस पे बन के आ सकता है। फिर आखिरी के 2 जो है ना, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें ट्रेंड्स हैं और बिग डाटा टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, इनको आप रीड कर लेना तरीके से, हेडिंग्स याद कर लेना इसकी, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत जबरदस्त सवाल इससे निकल के आ सकते हैं। याद रहेगा मेरे बच्चों, ये तगड़ा चैप्टर है, खुदा के वास्ते खास तौर पे इसके अंदर रट्टे वाली ये चीज है, ये रट्टे वाली है, इन 2 पे एक केस आ सकता है मिला के, इसको सिर्फ आपने रीड करना है, इस पे केस आ सकता है, और इन 2 को भी आपने सिर्फ तरीके से रीड करना है। डन है जी, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे बच्चों, मेरे पास चैप्टर नंबर 5 एक ऐसा चैप्टर है जिसके मार्क्स सिर्फ 8 हैं। ठीक है जी, ये P1 और T1 है। P1 और T1 का मतलब है जितना स्टडी टेक्स्ट में दिया हुआ है वो केयरफुली रीड कर लिया तो भी बहुत है, इस पे एप्लीकेशन का सवाल नहीं आ सकता, इस पे 8 नंबर का सवाल आ सकता है। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। ठीक है जी, देखिए मैंने आपको एक डायग्राम पूरी बना के दी थी कि 5 आपके पास कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन मैनेजर है, सिक्योरिटी मैनेजर है, ठीक है जी, हमारे पास क्वेरी मैनेजर है, स्टोरेज मैनेजर है। ये है क्या क्या नाम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन इस पे एक अच्छा जो है वो रिप्रोड्यूस करने वाला क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। फिर हमारे पास सर ACID मॉडल, सर ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे और प्रॉपर डेटाबेस के। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। इस पे एक सवाल आ सकता है इस तरह का कि वो आपसे पूछेगा जी हम एक डेटाबेस डेवलप करने जा रहे हैं, बताएं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आप ACID के उलट कर देना। क्या नहीं, अगर सर डेटाबेस में ये प्रॉब्लम है कि ट्रांजैक्शन आधी रिकॉर्ड हो सकती है, ट्रांजैक्शन जो है वो डेटाबेस को ऐसे स्टेट में लेके जा सकती है जो वैलिड ना हो, तो इस तरह की चीजें इस पे पूछ सकता है। देख लीजिएगा, एक ऐसा एरिया इसके अंदर जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिसपे केस स्टडी बन के आ सकती है। ठीक है जी, अच्छा फिर हमारे पास एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी सिर्फ हेडिंग्स देख लेना और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन याद कर लेना एक एक लाइन की बस। ठीक है, इससे केस स्टडी नहीं बनेगी इंशाल्लाह, बनने का चांस कम है। डेटाबेस इंडिपेंडेंस और डेटाबेस आर्किटेक्चर, ठीक है जी, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है जी, 3 स्कीमाज हैं और उनमें डाटा इंडिपेंडेंस के ऊपर बात की गई है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से देख लेना, जहन में बिठा लेना। ठीक है जी, इसकी हेडिंग्स याद कर लेना। मेरा अपना हंच ये कि शायद इस पार्ट से केस स्टडी पूछी जाए, और केस स्टडी भी यार छोटी होगी, 6 से 7 नंबर की, इतनी लंबी छोटी नहीं, मार्क्स चैप्टर के 8 हैं टोटल। और अगेन शायद ऐसा भी हो जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि एक भी केस स्टडी इससे ना है। ठीक है जी, और सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और आप ये डाटा इंडिपेंडेंस और 3 स्कीम आर्किटेक्चर पे सवाल पूछ ले। नीचे वाले जो 3 एरियाज है ना, ये 3 एरियाज ऐसे हैं जिसमें वो टेक्नोलॉजीज भी डिस्कस हुई हुई है जो 1970 में आई है। ठीक है जी, 1970-80 में आई, फिर उसके बाद उसको दूसरे ने रिप्लेस किया, तीसरे ने रिप्लेस किया। तो ये नॉलेज के लिए तो था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इससे कोई एग्जामिनेबल चीज टेस्ट हो सकती है। इसको वक्त मिले तो रीड कर लेना, अदरवाइज अल्लाह ऑफिस के आगे बढ़ जाना, ऊपर वाली चीजों से 8 नंबर के सवाल इंशाल्लाह आराम से बन जाएंगे, लेकिन इसको अगर टाइम मिले तो रीड जरूर कर लेना। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सर हम। फिर हमारे पास आता है सर हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 से हैं 20 नंबर। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास P2 और T2, और इसमें सबसे पहला एरिया जो है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, ये अभी तक मैंने नहीं कराया। ठीक है जी, इसका एक लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर होगा, उसको जरूर देखना। ठीक है जी, अभी आजकल मैं अपलोड कर दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे तक अपलोड कर दूंगा। ये सर हम अपने डेटाबेस को अच्छा रखने के लिए, ताकि उसमें रिडंडेंसी ना हो, फंसे ना वो, उसमें डाटा जो है वो एक ही चीज के ऊपर 5-5 टेबल्स ना बने हुए हो, तो हम डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। इसमें हमारे पास सर वैसे तो दुनिया में इस वक्त 5 फॉर्म्स तक आ चुके हैं, लेकिन आपके कोर्स में 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इस पे सवाल पेपर में आ सकता है, केस स्टडी आ सकती है और आएगी भी। ये भी मैं जो है वो आपको बता सकता हूं कि एक ऐसा एरिया है जो एग्जामिनर के सामने ऐसे नाच रहा होगा और ये उठा के पेपर में डाला जा सकता है, चांसेस इसके ठीक ठाक हाई है। ठीक है, डाटा वेयर हाउसिंग सर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। पुराना डाटा जो स्टोर करना होता है, हिस्टोरिकल डाटा, वो यहां आता है। करंट डाटा OLTP पे आता है। इन दोनों का कंपैरिजन टेस्ट हो सकता है कि बताओ दोनों में क्या फर्क है। ठीक है जी, और एक केस स्टडी आ सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन करंट डाटा के लिए जो है वो OLTP यूज करेगा,
पुराने डाटा के लिए डाटा वेयरहाउस यूज करेगा तो इस पे एक छोटा सा केस आ सकता है। फिर हमारे पास सर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर और लोड, ये एक प्रोसेस है हमारे पास डाटा वेयरहाउस में डाटा जमा करने का। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा, इसके फंक्शंस और इंपॉर्टेंस याद कर लीजिएगा, इस पे कोई मजीद चीज याद करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास सर डेटाबेस आर्किटेक्चर है, इसमें हेडिंग्स याद कर लीजिएगा, छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, 1.5 पेज का टोटल जो है वो कॉन्सेप्ट है, रीड कर लेना अच्छे से कि आर्किटेक्चर है क्या, डाटा वेयरहाउस बनता किस तरीके से, पहले क्या आता है, फिर हमारे पास डाटा जमा होता है, डाटा एक जगह स्टोर होता है, फिर डाटा जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है, इस तरह की चीजें देख लीजिएगा। स्कीमाज इन डाटा वेयरहाउस, मेरा नहीं ख्याल है कि सर ये टेस्ट हो, क्योंकि ये एक ठीक ठाक टेक्निकल एरिया है और इस पे ना केस बन सकता है, हाँ रट्टे वाला सवाल मे भी बन जाए, लेकिन जस्ट गिव इट अ रीड, नथिंग एल्स। ठीक है, डाटा मार्ट्स, इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं, इस पे रट्टे वाला सवाल पूछा जा सकता है। तो इफेक्टिवली इस एरिया को छोड़कर, स्कीमा को छोड़कर, ठीक है जी, बाकी सारा एरिया इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सारा एरिया इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, तरीके से इसको देख लेना मेरे बच्चों। स्टेप आगे बढ़ते हैं हम और। अच्छा, एक चीज इसमें और याद रखिएगा कि इससे केस स्टडी बन के आने के चांसेस हैं, और मैंने आपको बताया कि केस स्टडी का ये एरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और केस स्टडी में इन दोनों का कंपैरिजन टेस्ट हो सकता है, इन दोनों का कंपैरिजन टेस्ट हो सकता है। ठीक है जी, थैंक यू। चलो मेरे बच्चों, हम सिस्टम के एरिया शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे ठीक ठाक सवाल पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स का इससे जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये P2 और T2 है, यानी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी आ सकता है, और सर इसके अंदर मार्क्स भी 20 हैं। हमारे पास सबसे पहले सर कंपोनेंट्स हैं, आईटी सिस्टम्स एंड आर्किटेक्चर के, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज है, नेटवर्क है। अल्लाह के वास्ते जितना डिटेल में मैंने नोट्स में पढ़ा है उतनी ही डिटेल में इसको देख के जाना। ठीक है, जिसके चांसेस भी अच्छे हैं। फिर हमारे पास सर आईटी सिस्टम लेयर्स हैं। सर एक मॉडल है OSI मॉडल, आप उसको अगर रीड करना है, टाइम मिले रीड कर देना, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है। रीड कर लो तो अच्छी बात है, 7 स्टेप्स हैं, उसके बस दिमाग में रख लेना, इसके ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं। कोई टेक्निकलिटी इसकी इतनी हाई है कि इस पे ना केस बन सकता है, रट्टे वाला सवाल भी जाया नहीं होगा इसके ऊपर, तो उसको देख लेना, रीड कर लेना अगर टाइम मिलता है तो। फिर हमारे पास सर आईटी सिस्टम्स, इंटरेक्शन एंड डिपेंडेंसी है, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर के साथ, हार्डवेयर के नेटवर्क के साथ, सॉफ्टवेयर के नेटवर्क के साथ, इस तरह की जो वो है इंटरेक्शन हैं और डिपेंडेंसी हैं, इसको देख लेना और दिमाग में बिठा लेना कि डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, एक चीज दूसरे पे किस तरह डिपेंडेंट है। सवाल आ सकता है रट्टे वाले के, जी 3 डिपेंडेंसीज बता दें। सर स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके ऊपर एक तगड़ी किस्म की केस स्टडी बन सकती है। वो आपका एक कंपनी सिस्टम डिजाइन कर रही है, बताएं जी फ्लेक्सिबिलिटी वो सिस्टम में जो है वो चाहती है कि फ्यूचर में उसके जो है वो और ऑपरेशंस बढ़ेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नई नई फंक्शनैलिटी आएगी, तो आपको सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फिर वो कहेगा जी आगे हमारे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे, तो आपको जो है वो स्केलेबिलिटी भी चाहिए। स्केलेबिलिटी सर वर्टिकल भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है। वर्टिकल का मतलब है एक ही मशीन में आप कैपेसिटी बढ़ाते जाओ, और हॉरिजॉन्टल का मतलब है नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ा दो। वर्टिकल स्केलेबिलिटी की लिमिटेशंस भी इसी के अंदर दी हुई है, तरीके से तमीज से इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, इस पे अच्छी केस स्टडी बन के आ सकती है। ठीक है जी। फिर हमारे पास सर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस यहां दी हुई हैं एडवांटेजेस के साथ। आप इसमें एग्जांपल्स इग्नोर कर देना, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं 4 वो दिमाग में बिठा लेना, देख के चले जाइएगा। अच्छा सवाल इस पे भी आ सकता है, थ्योरी का सवाल पूछा जा सकता है। लेटेस्ट ट्रेंड्स, सर हमारे पास सिर्फ हेडिंग्स देख लेना है, इसकी मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी 4-5 हेडिंग्स हैं, वो 4 हेडिंग्स आपने याद कर ली। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 चीजें जो आपने देखनी है, एक तो टाइप्स है, इस पे आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है, ये देख लेना। ठीक है जी। फिर हमारे पास सर की कंसिडरेशन है कि जब आप एक चीज बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर आप डेवलप करें, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है, तो ये कंसिडरेशन आप देख लीजिएगा। तीसरा इसके अंदर है इमर्जिंग ट्रेंड्स, इसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर लेना मोर देन इनफ है, इसको मजीद डिटेल में जाने की जरूरत इस पे नहीं है। तो 7वें चैप्टर में अगर मैं देखूं तो सर हमारे पास ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट छोड़ के और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इमर्जिंग ट्रेंड्स छोड़ के बाकी सारी चीजें ऐसी है जिसपे अच्छे तगड़े सवाल बन के आ सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। 20 मार्क्स इस चैप्टर से टेस्ट हो सकते हैं। फिर हमारे पास ERP है। सर ERP का जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो P1 है और टेस्टिंग लेवल T1 है। इसका मतलब है जो किताब में दिया हुआ है वो ऐसे सवाल पूछ सकता है, केस स्टडी आमतौर पे नहीं आती, इससे चांसेस कम होते हैं। T1 का मतलब है मैक्सिमम 8 नंबर की चीजें टेस्ट हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, की कंपोनेंट्स ERP के। यार ये मॉड्यूल्स हैं, फाइनेंस मॉड्यूल है, सेल्स मॉड्यूल है, प्रोडक्शन मॉड्यूल है, इसके फंक्शंस और तुम एक दफा ढंग से रीड कर लिया ना तो खुद भी लिख लोगे इसके अंदर चीजें। ठीक है। अच्छा, फिर
ईआरपी इंप्लीमेंटेशन का साइकिल है, 7 स्टेजेस हैं इसके अंदर। ये स्टेजेस आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस के साथ, ठीक है जी। और की स्टेप्स इसके अंदर थोड़े बहुत याद हुए तो भी काम चल जाएगा। बेनिफिट्स किताब में 10 दिए हैं, 7-8 तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, वही याद रख लेना बहुत है। फिर हमारे पास सर ईआरपी की टाइप्स हैं, ऑन प्रेमिसेस है, ऑन क्लाउड है, हाइब्रिड है, ठीक है जी। इसको जरा सा देख लेना, इसके फीचर्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस उंगलियों पे याद कर लेना, पेपर में लिख लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इससे सवाल बन के आ सकता है, इससे सवाल बन के आए, एक सवाल इससे जरूर बन के आएगा, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है, क्योंकि इतना जूसी सब्जेक्ट है ये एरिया है कि जिससे सवाल बन सकते हैं। फिर ईआरपी सिलेक्शन की कंसिडरेशंस, सर के ईआरपी सेलेक्ट करते हुए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरह की चीजें ये दिमाग में रखिएगा। इस पे एक अच्छी केस स्टडी बन सकती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईआरपी इंप्लीमेंट करना चाह रही है, बताएं उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ठीक है जी। फिर इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस, ये हेडिंग्स याद कर लीजिएगा, इसकी छोटी सी जो है वो इसकी डिटेल एग्जांपल्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस हेडिंग्स आप याद कर लीजिएगा इसकी, और अंदर छोटा मोटा मटेरियल याद कर लेना। फिर ईआरपी और कोर बैंकिंग सिस्टम, खुदा के वास्ते इसको सिर्फ रीड करना, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजें एग्जामिनर आमतौर पे किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पूछता, ठीक है जी। तो अगर कोई कहे कि यार इसमें से बेकार चीज क्या है, तो ये बेकार चीज है, बाकी सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे सवाल बन के आ सकते हैं। देख के जाइएगा अच्छे तरीके से, मुझे लग रहा है इस एरिया पे टेस्ट हो सकता है सवाल, ठीक है जी। चलो मेरे बच्चों, हमारे पास चैप्टर नंबर 9 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का है। 7 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इसके अंदर। इस चैप्टर का प्रोफिशिएंसी लेवल 1 है, टेस्टिंग लेवल भी 1 है, ठीक है। जितना किताब में दिया है वही रिप्रोड्यूस करने को दे सकता है एग्जामिनर। केस स्टडी के चांसेस बहुत कम है इसमें से, और 8 नंबर मैक्सिमम यहां से जो है वो टेस्ट हो सकते हैं इसमें। सर हर एक जो एरिया है ना उसको उस टेक्नोलॉजी को सिर्फ बेसिकली डिस्कस किया गया, फीचर्स उसके डिस्कस किए गए, एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, इस तरह की चीजें डिस्कस हुई हैं। इसमें एआई एंड मशीन लर्निंग, इसके फीचर्स एडवांटेजेस डिस्कस हुए हैं, हेडिंग्स डिस्कस हुई हुई हैं, देख लेना। इस पे अगर सवाल बन के आया ना तो शायद इससे सवाल बन के आ जाए, यही कि अपने चैप्टर से ना आए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर में इसको कवर किया गया है, सारे एस्पेक्ट्स देख के जाना। इस पे अगर केस स्टडी बन के आ गई तो आ सकती है वो आपसे कहेगा कि जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक कंपनी लगाना चाह रही है, बताएं जी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इस तरह के सवाल वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो शायद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास ये एरिया है। ब्लॉकचेन बहुत ही बेसिक दिया हुआ है, उठा के देख लेना, हेडिंग्स देख लेना इसकी, बस की फीचर्स याद कर लेना, सीधा सिंपल सीधा सवाल है इसके अंदर, ठीक है जी, सीधे एरिया है इसके अंदर। 5G टेक्नोलॉजीज, इसके फीचर्स, एप्लीकेशंस, फ्यूचर इंपैक्ट्स, ये देख लेना सर, हेडिंग्स याद कर लेना। मेरे हिसाब से ये तीनों जो टेक्नोलॉजी है आगे वाली, AR और VR, इन तीनों पे MCQs टेस्ट हो सकते हैं। बहुत मुश्किल हुआ तो एक सवाल उठ के आ सकता है 6-7 नंबर का, 5 नंबर का, कि इनके फीचर्स और एप्लीकेशंस बता दें। क्वांटम कंप्यूटिंग, हाँ, एक तरफ जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके आपने कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और बेनिफिट्स ये याद करने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल एरिया मुश्किल है। इसके बस आपने फीचर्स और बेनिफिट्स की हेडिंग्स याद कर लेनी है, बाकी अंदर की चीजें लिख लेना। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एज कंप्यूटिंग है। इसके फीचर्स, एप्लीकेशंस, बेनिफिट्स, चैलेंजेस थरोली सर आपने याद करके जाना है। इस पे भी एक छोटा सा सवाल बन सकता है कि एक कंपनी एज कंप्यूटिंग जो है वो स्टार्ट करना चाह रही है, ठीक है जी, और या एक जो है वो शहर है उसके अंदर जो है स्मार्ट सिटी डेवलप होने जा रही है, वो एज कंप्यूटिंग यूज करना चाह रही है, बताएं उसकी एप्लीकेशंस कहां कहां पर हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, तो आप बता सकते हो। देखिए आपने याद तो इसमें रीड तो सारा करना है, 3 आपने जो है ना वो उसकी एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है, और इसकी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और क्वांटम कंप्यूटिंग के आपने बेनिफिट्स और की फीचर्स की हेडिंग्स याद कर लेनी। ऊपर वाला AI और AI और मशीन लर्निंग, ये तीसरा होगा जो आपको तरीके से देखना। 3 बहुत अच्छे से देखना, 3 बस इस हद तक देख लेना कि फीचर्स, एप्लीकेशंस आपको याद रहे, क्वांटम कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स और फीचर्स की हेडिंग्स भी याद कर ली तो इंशाल्लाह हो जाएगा हिसाब किताब। सर हमारे पास जो चैप्टर 10 है ये AI एंड ऑटोमेशन का है। सर इसका भी जो चैप्टर का प्रोफिशिएंसी लेवल है वो P1 है और T1 है, ठीक है जी। दिमाग में रखिएगा, P1 किताब के तक सवाल आएगा, T1 मैक्सिमम 8 नंबर का आ सकता है। ये चैप्टर जो है वो जब डेवलप हुआ है ना तो मुझे लगता है कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस पे व्यू नहीं लिया गया है, क्योंकि इसके अंदर सब फील्ड्स, कस्टम वर्सेस ऑफ द शेल्फ मशीन लर्निंग, ठीक है जी, ये 2 चीजें ऐसी थी जो कि उसूलन कोर्स में नहीं डलनी चाहिए थी।
तो आप इसको बस रीड कर लेना। मेरा नहीं ख्याल है कि इसके ऊपर कुछ सवाल ऐसा लंबा चौड़ा पूछा जा सकता है, ठीक है जी। हाँ, जो पहला एरिया है जिसके अंदर मॉडल्स डिस्कस हुए हैं, उसूलन तो ये भी नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो मॉडल्स डिस्कस हुए हैं, न्यूरल नेटवर्क है सर, फिर हमारे पास बाकी के जो VAEs वगैरह हैं और बाकी के मॉडल्स हैं वो देख लीजिएगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा, बस उसकी हेडिंग्स याद कर लीजिएगा। इंटेलिजेंट ऑटोमेशन सर, ये एग्जाम में आ सकता है RPA के कंपैरिजन में कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और जो हमारे पास इंटेलिजेंट ऑटोमेशन है इसमें फर्क क्या है, ठीक है जी। क्योंकि आगे एक और एडवांस कॉन्सेप्ट आ रहा है आगे के चैप्टर्स के अंदर जो आप उसको कनेक्ट करोगे उसके साथ। अच्छा, एजेंटिक AI पे सवाल आ सकता है सर। तो इफेक्टिवली इसमें 3 एरियाज हैं जो आपने ढंग से देखने, पहला ठीक है जी, नंबर 2 और नंबर 3 इंपॉर्टेंस के हिसाब से रिवर्स में ऑर्डर है, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट एजेंटिक AI, फिर इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो 4-5 मॉडल्स हैं वो याद रहेंगे मेरे बच्चों। देख लोगे इसको अच्छे तरीके से। ये दरमियान वाले 2 को आपको टाइम में रीड कर लेना, अदरवाइज अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे तो कुछ अलग मसला नहीं होना चाहिए। डन है जी। बस इसमें ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि इससे केस स्टडी आने के चांसेस कम से कम है, हाँ, लेकिन इस पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। मेरा अपना ख्याल है कि इस पे अगर आया तो ये एरिया है और एजेंटिक AI जिस पे सवाल आ सकता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की फीचर्स और खास तौर पे इंटेलिजेंट ऑटोमेशन में जो RPA के साथ कंपैरिजन है वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। स्टेप और आगे बढ़ते हैं सर। चलो मेरे बच्चों, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 11 है इसका प्रोफिशिएंसी लेवल भी P1 है और टेस्टिंग लेवल T1 है। यानी सर ये एग्जाम में किताब के हद तक ही पूछा जाएगा, एप्लीकेशन वाला सवाल इस पर शायद ही आए, ठीक है जी। और 8 नंबर मैक्सिमम टेस्ट हो सकते हैं। सर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिर्फ हेडिंग्स याद कर लीजिएगा और छोटी छोटी डिटेल्स याद कर लीजिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है ये इनफ है, ठीक है जी। अच्छा, फेमस क्लाउड प्रोवाइडर्स, देखिए जब भी इस तरह के वो आए ना, फेमस क्लाउड प्रोवाइडर्स, फेमस सॉफ्टवेयर, फेमस फलाना, इसके सिर्फ नाम देख लेना, ये इस पे ये सवाल पेपर में नहीं टेस्ट हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए नाम ये ऐसी चीज है जो नॉलेज बराए नॉलेज है, ये कोई भी बंदा इंटरनेट पे बैठ के निकाल सकता है चीजें, ठीक है जी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पेपर में ये चीज टेस्ट होगी कि बताएं इसके फेमस क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन कौन से, ठीक है जी। अगर आ भी जाए तो 4-5 तो आपको ऐसे ही याद होंगे सर। माइक्रोसॉफ्ट है हमारे पास, गूगल है हमारे पास, अजूर है हमारे पास, AWS है हमारे पास, यही मैंने आपको 4 गिना दी, ठीक है जी। अलीबाबा है हमारे पास, ठीक है। फिर क्लाउड सर्विस मॉडल्स, ठीक है जी। हमारे पास 3 टाइप के क्लाउड सर्विस मॉडल्स हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा इस पूरे चैप्टर में, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है जी। तीनों मॉडल्स, ठीक है जी। सास पास ये देख लीजिएगा अल्लाह के वास्ते, इनके फीचर्स और इनके यूज केसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी आपको 3 सिनेरियो दिए जाएं और पूछा जाए कि बताओ उसमें कौन सी क्लाउड सर्विस इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है जी। कहीं पे आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होंगे, कहीं पर आप जो है वो सिर्फ जो है वो हार्डवेयर ले रहे होंगे, कहीं पर आप जो है वो सर्विस ले रहे होंगे, तो ये तीनों देख लीजिएगा, तीनों मॉडल्स, ठीक है जी। फिर क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं हमारे पास सर। 4 किस्म के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं सर हमारे पास। पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, कम्युनिटी क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड है। इसके फीचर्स और यूज केसेस देख लीजिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है जी। क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स दिए हैं सर, की हेडिंग्स और उस हेडिंग के अंदर 4 पॉइंट्स हैं हर हेडिंग के अंदर। तो वो हेडिंग तो मेन आपको याद रखनी है, चीजें याद रखनी है, जो सब पॉइंट्स हैं उनकी हेडिंग्स आपको याद रखनी है और ब्रीफ डिटेल्स आपको याद रखनी है, ठीक है जी। फिर क्लाउड में चैलेंजेस, इसके आधे पेज का भी वो नहीं है सर, ये टॉपिक नहीं है। 4-5 हेडिंग्स है, छोटी छोटी एक लाइन की एक्सप्लेनेशन है, बस वो देख लेना। हेडिंग्स भी याद होंगी तो आप कुछ ना कुछ लिख कर आ जाओगे। एप्लीकेशंस देख लेना जी, क्लाउड की एप्लीकेशंस कहां पर हो रही है, खुदा के वास्ते इसमें एग्जांपल्स इग्नोर करना। इसमें एग्जांपल्स में स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन सी जो है वो सॉफ्टवेयर और कौन कौन सी एप्लीकेशंस मौजूद हैं दुनिया में जो क्लाउड सब नहीं, आपने इसको याद नहीं करना, आपने सिर्फ हेडिंग्स देख लेनी है बस, ठीक है जी। और सर हमारे पास इसको रीड कर लेना, की ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग्स बस याद कर लेना, या टाइम मिले तो सिर्फ देख लेना। अब इसमें इफेक्टिवली याद करने वाली चीजें हमारे पास हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हल्की फुल्की, ठीक है जी। ये 2 प्राइम है सर, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये देख लीजिएगा, ये दोनों, ठीक है जी, यानी ये और ये दोनों, ठीक है जी, ये और ये दोनों, ठीक है। फिर बेनिफिट्स और चैलेंजेस, ये रीजनेबल तक देख लेना, हेडिंग्स याद कर लेना, अंदर की छोटी मोटी चीजें याद कर लेना, लंबी चौड़ी कहानी इसमें नहीं करना। एप्लीकेशन में सिर्फ हेडिंग्स आपने देखनी है। तो इसका मतलब इफेक्टिवली इसमें 2 मेन चीजें और 2 से 3 चीजें ऐसी जिसमें आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है, इतनी ले लेनी है कि अगर सवाल रिप्रोडक्शन वाला आ गया तो आप उस पर जवाब दे सको। केस स्टडी मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 एरियाज पे टेस्ट हो सकती है,
इन केस अगर टेस्ट हुई, वैसे P1 T1 में आमतौर पे केस स्टडीज का रूम नहीं बनता, लेकिन अगर एग्जामिनर को पूछना होगा तो यहां से पूछ सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास सर चैप्टर 12 है, ब्लॉकचेन और फिनटेक। ये एक ऐसा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है, खासतौर पर फिनटेक, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले जो ब्लॉकचेन के मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है जी, फीचर्स हैं, टाइप्स हैं और बेनिफिट्स हैं, इस पे आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है, क्योंकि ये वो एरिया जिससे सवाल बन के आ सकता है, ठीक है जी। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, सर जिसका ब्लॉकचेन एक टाइप है, ब्लॉकचेन इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। और हमारे पास जो टाइप्स हैं उनकी हेडिंग्स देख लीजिएगा, बेसिक फीचर्स देख लीजिएगा। स्पेसिफिक एरिया है, शायद सवाल बने, अगर बने तो सीधा सीधा सवाल होगा, फिनटेक पे सवाल आ सकता है सर। की एरियाज और हेडिंग्स, की एरियाज और हेडिंग्स, फिनटेक आपने तरीके से देखना है, ठीक है जी। फिर सिनर्जी को अगर टाइम मिले तो रीड कर लेना, रीड करना भी बहुत है, ज्यादा लंबी डिटेल में नहीं जाना। तो हमारे पास सर फिनटेक सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। फिर हमारे पास ब्लॉकचेन की इंपॉर्टेंस, और फिर हमारे पास चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक है तो बस इसकी हेडिंग्स देख लीजिएगा, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स मौजूद। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का मतलब एक ऐसा लेजर जो सबके पास मौजूद हो, और ब्लॉकचेन इसकी एक टाइप है। इसमें और भी बहुत सारे जो है वो है एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देख लेना। लेकिन अल्लाह के वास्ते ब्लॉकचेन और फिनटेक, इसकी मैकेनिज्म, की एरियाज, फीचर्स, टाइप्स, बेनिफिट्स, इन दोनों के आपने तरीके से देखने। डन है जी। फिर हम, अच्छा इसके भी मार्क्स 8 है, P1 और T1 है, ये P1 और T1 यानी जो किताब में लिखा है वही टेस्ट हो सकता है, और 8 नंबर से ज्यादा का टेस्ट नहीं हो सकता। हाँ, ये एक चैप्टर है सर जिसपे सवाल बन के आ सकते हैं। 20 नंबर का चैप्टर है सर ये, अच्छी केस स्टडीज यहां से बन के आ सकती हैं, ताकि चैप्टर जो है वो है आसान, ठीक है जी। और नॉलेज बेस भी अच्छा तगड़ा सवाल बन के आ सकता है। डिजिटल डिसरप्शन क्या है, इसके की पॉइंट ध्यान में रख लेना, ठीक है जी, याद कर लेना। मैं तो कहूंगा इस चैप्टर को तमीज से देख के जाना। इस डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज का बिजनेस पे क्या इंपैक्ट है, सारी हेडिंग्स डिटेल्स के साथ आपने याद करनी। इस पे सवाल आ सकता है कि फला टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में आ रही है और हमारी कंपनी देख रही है कि जी हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी, हम भाड़ में डाले, हम जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे, हम वही बोर्ड और मार्केट से पढ़ाएंगे, ठीक है जी। और अब ये जो कंपनी इसको सिर्फ व्यू कर रही है और इग्नोर कर रही है, फिर वो सवाल पूछेगा कि बताएं इसका क्या इंपैक्ट आ सकता है। आपने बताना है भाई, डिजिटल डिसरप्शन पूरे तरीकेकार को, बिजनेस को चेंज कर देता है। आप नहीं साथ चेंज होगे, बिजनेस से बाहर हो सकते हो आप, तो आपको चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। हम भी चेंज हुए, मजबूरन चेंज हुए, हमें भी बड़ा शौक था बोर्ड पे पढ़ाने का, ठीक है जी, लेकिन सर चेंज हुए क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है सर। फिर आईटी एंड डाटा इन बिजनेस स्ट्रेटजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इसमें जो डाटा एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये देख के जाना। इस पे अच्छा तगड़ा थ्योरी का सवाल बन के आ सकता है। और आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी और आईटी स्ट्रेटजी एक होनी चाहिए। बिजनेस से आपका तेज डिलीवरी आनी चाहिए, और आप एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर वो बना रहे हो जो क्वालिटी को फोकस करना है। नहीं भाई, हमने तेजी को फोकस करना है, कहीं क्वालिटी बिजनेस पे फोकस्ड होगी, कहीं तेजी बिजनेस पे फोकस्ड होगी। तो आप ये देख लीजिएगा जो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है वही आपकी आईटी स्ट्रेटजी, याद करना है इसको तरीके से। फिर जी आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स, सर ये अल्लाह के वास्ते बस एक दफा देख लेना, रीड कर लेना अगर टाइम मिले, अदरवाइज इतना स्पेसिफिक चीजें आमतौर पर टेस्ट नहीं होती। आईसीटी कंट्रोल्स एंड इंप्रूवमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, एक एक चीज इसकी देख के जाना। और इंपैक्ट ऑफ ऑन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, यानी ये चैप्टर में सिवाय आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बाकी सारी चीजों को आपने थरोली देखना है। 20 नंबर का एरिया है और ये है भी P2 और T2, ठीक है जी। आई डोंट नो इस चैप्टर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से देख लेना। ये 20 मार्क्स के लिए टेस्ट हो सकता है। मुझे लगता है अगर केस स्टडी आई इस सिस्टम वाले एरिया से, तो या तो चैप्टर 7 से आएगी, या बेसिकली मुझे लगता है कि सर यहां से उठ के आ सकती है। डन है मेरे बच्चों, इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, इस चैप्टर के अंदर घोल के पीना है इसको, ठीक है जी। रट्टा नहीं मारना, रीजनेबल तक कर लेना, बहुत है, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है जी। तो सर हमारे पास यहाँ सिस्टम्स का एरिया कंप्लीट हुआ, हमने सिस्टम्स को डिटेल में देख लिया। मैं फिर रिपीट कर दूं अल्लाह के वास्ते, सिस्टम्स में जो केस स्टडी बनने वाले चैप्टर्स हैं वो मुझे लगता है चैप्टर 7 और चैप्टर 13 है, ठीक है जी। और ऊपर डाटा वाले में जो केस स्टडी बन के आ सकती है उसमें चैप्टर 4 यानी बिग डाटा और चैप्टर 6 यानी डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन एंड वेयर हाउसिंग है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं सर, रिस्क के ऊपर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर रिस्क एरिया को हम शुरू करते हैं। हमारे पास 4 चैप्टर है रिस्क एरिया में, 14, 15, 16, 17, 20 से 30 नंबर जो है यहां से टेस्ट होंगे। मॉडल पेपर में मुझे एमसीक्यू कोई नजर नहीं आया रिस्क का, तो इसका मतलब है यहां आमतौर पे एक केस स्टडी आएगी और रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो हमारे पास पहला चैप्टर है इसमें
आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, सर इसका लेवल है P2 और T1। P2 और T1 का मतलब ये कि टेक्निकल चैप्टर है, इससे टेक्निकल चीज पूछी जाएगी लेकिन 8 नंबर से ज्यादा नहीं होगी। तो अब इस पे केस स्टडी बन के आ सकती, चांसेस कम है लेकिन आ सकती है केस स्टडी बन के, ठीक है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है, एमसीक्यू शायद टेस्ट हो। देखिए आप जब चैप्टर शुरू करेंगे ना, शुरू में रिस्क की अंडरस्टैंडिंग है, उसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं। जनरल रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप्स है कि जब रिस्क मैनेज किया जाता है, जरूरी नहीं वो आईटी रिस्क हो, कोई भी कंपनी का रिस्क हो, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी मैनेज करना चाहिए, कंपनी के ऑपरेशंस के हिसाब से उस पर क्या रिस्क आएंगे। हम मिसाल के तौर पर टीचिंग करते हैं, हमारे पास क्या रिस्क है सर, टेक्नोलॉजी आएगी, हमसे लोग आगे निकल जाएंगे सर। सेकंड रिस्क ये कि मैं बीमार पड़ सकता हूं। थर्ड रिस्क ये कि भाई पाकिस्तान में बिजली का बहरान आ सकता है, इंटरनेट का बहरान आ सकता है, तो हमारे ऑपरेशन अफेक्ट हो सकते हैं। जनरल रिस्क है, ठीक है। रिस्क, जनरल रिस्क मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स हैं, वो आपने याद रखने हैं। फिर हमारे पास आईटी रिस्क मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों आईटी रिस्क को मैनेज करना चाहती है और उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। इसमें सिर्फ हेडिंग्स याद कर लेना और अंदर की रीजनेबल डिटेल समझ लेना, याद कर लेना, ताकि आप लिख सको। मोर देन एनफ है, चांसेस कम है इस एरिया से आने के, ठीक है। फिर हमारे पास है आईटी रिस्क मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स, ठीक है जी। ये फेजेस और प्रोसेसेस हैं, ये आपने ढंग से याद करने हैं, ठीक है जी। इसके चांसेस अच्छे आने के, टेस्ट होने के, ठीक है जी। सारे फेजेस और सर जो इसकी प्रोसेस की हेडिंग्स हैं वो सारी आपने याद करनी है और अंदर की डिटेल्स भी आपने याद करनी। फिर हमारे पास सर आईटी के रिस्क एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं। 6 मेजर आईटी रिस्क हैं, ठीक है जी, और उनकी स्ट्रेटजीज दी हुई हैं। और एंड पे आगे जो कंप्लायंस वाला रिस्क है उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज दी हुई हैं जो टेक्नोलॉजीज कंप्लायंस से रिलेटेड है। ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी इसको आप मार्क कर लें। अगर 8 नंबर का सवाल बनना हुआ तो इस एरिया से बन के आ सकता है। फिर सर हमारे पास आईटी का रोल है, आईटी सिक्योरिटी का, उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स दिए हुए, तकरीबन 6-7 कंट्रोल्स दिए हुए, वो अच्छे तरीके से देख लेना। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों ये 2 एरियाज हैं जिसपे आपने चीजें देखनी है। और अगर मेरे ख्याल से केस स्टडी बन के आती है तो इस वाले एरिया से आ सकती है, किसी एक रिस्क के ऊपर जो है केस स्टडी बन के आ सकती है, किसी 2 रिस्क के ऊपर आ सकती है, लेकिन अच्छे से देख लेना। ऊपर वाले एरिया को आप बस इसको आप तरीके से रीड कर लेना, हेडिंग्स याद कर लेना, इसमें आप चीजें याद कर लेना, हेडिंग्स के अंदर स्लाइड डिटेल्स भी। तीसरे वाले को आपने डिटेल में देखना है, चौथे वाले को भी आपने टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तरीके और तमीज से देखना है। तो इफेक्टिवली ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, ये रिलेटिवली इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है जी। और ऊपर वाले को आपने अगर रीडिंग भी कर ली और हेडिंग्स भी याद कर ली तो बहुत है। चैप्टर 15, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन रिस्क एरिया। 20 नंबर है सर इसके। सुकून से केस स्टडी टेस्ट हो सकती है, एक केस स्टडी इस एरिया में से पूरी टेस्ट होगी 4 चैप्टर्स में से। तो उसमें मुझे लगता है कि ये और चैप्टर 16 2 चैप्टर्स हैं जिसपे केस स्टडी टेस्ट हो सकती है, ठीक है जी। साइबर सिक्योरिटी की फाउंडेशन क्या है? 1.5 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, उसको रीड कर लेना। सवाल नहीं बन के आ सकते, उसमें से रीड कर लेना कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है जी। आज हिसाब किताब दुनिया में क्या चल रहा है, 1 पेज का 1.5 पेज का जो है वो सिर्फ उसको रीड कर लेना। और अगर टाइम ना हो तो उसको उठाना और गूगल इस जेमिनी पे डाल के उसकी समरी निकाल के रीड कर लेना बस, ठीक है जी। फिर आ रहे हैं मेजर थ्रेट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है जी। 4 मेजर रिस्क हैं, डिटेल में इसकी एक एक चीज याद करनी है आपने, तो मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं, एक दफा रीड कर लेना, टाइम मिले तो कर लेना, नहीं तो जाने देना, कोई मसले वाली बात नहीं है। इस पे इस तरह की चीजों पे सवाल नहीं आ सकते, आमतौर पे किसी भी पेपर में नहीं आते। फिर सर हमारे पास डिफेंस स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क और उसके अगेंस्ट डिफेंस स्ट्रेटजीज देख लेना, ठीक है जी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। इसकी एक एक चीज याद करके जाना है, दोनों पे केस स्टडी आ सकती है, मेजर थ्रेट आ सकते हैं और डिफेंस स्ट्रेटजीज पे भी। फिर इमर्जिंग रिस्क, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उससे क्या रिस्क इमर्ज हो रहे हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है जी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हर एक चीज का सोल्यूशन आ रहा है, बट दीज टेक्नोलॉजीज एंड दीज सॉल्यूशंस आर आल्सो ब्रिंगिंग अदर रिस्क्स। तो वो रिस्क क्या हैं वो देख लीजिएगा तरीके से, एआई बेस्ड रिस्क हैं और इस तरह की चीजें अच्छे से देख लेना। फिर हमारे पास सर 5 टेक्नोलॉजीज डिस्कस हुई हुई है रिस्क मिटिगेशन के लिए, ये बहुत अच्छे से देख लेना, इसकी एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब है हमारे पास मेजर थ्रेट्स, डिफेंस स्ट्रेटजीज, इमर्जिंग रिस्क और एडवांस टेक्नोलॉजीज, ये आपने बहुत तमीज और तरीके से देखना है, ठीक है जी। बेस्ट प्रैक्टिसेस में हेडिंग्स देख लेना और रीजनेबल डिटेल्स देख लेना, खासतौर पे जो स्पेसिफिक सिस्टम्स हैं, डिकॉय वगैरह और इस तरह की चीजें, ये देख लेना। फिर हमारे पास सर एंड में एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं वो शॉर्ट हैं,
उसके रीजंस क्या है, वो रीजंस और सॉल्यूशंस की अगर आपने हेडिंग्स भी याद कर ली ना तो मोर देन इनफ है मेरे प्यारे बच्चों। इस पे भी केस आ सकता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये 5 एरियाज हैं जो आपने तरीके से तमीज से देखने, खास तौर पे ऊपर के 4 एरियाज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नीचे वाला जो एक एरिया है सर वो आपने बस रीजनेबल हद तक रीजंस और सॉल्यूशंस याद कर लेने। सर पहला वाला पार्ट ये जो है ये आप बस रीड कर लो, ये आप बस रीड कर लो, और ये आप बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो हेडिंग्स देख लेना इसकी अच्छे तरीके से। मे बी इस पे बेस्ट प्रैक्टिस पे, इस पे रिस्क वाले में सवाल आ सकता है, ठीक है जी, ये भी देख लेना तरीके से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 हो गए। ये कंपैरेटिवली इसको हम ग्रीन कर देते हैं या ये कर देते हैं, ये वो कलर है, ये सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है वो 2 ऐसी चीजें जिसको आपने अगर देख भी लिया तो भी काम हो जाएगा। देखें चैप्टर नंबर 15 को ढंग से देखना, बार बार देखना। बहुत बोर चैप्टर है, बार बार आपको ऐसा लगेगा कि एक चीज कई दफा रिपीट हो रही है लेकिन आपने इस पर टाइम लगाना है, इस पर टाइम लगाना है, इस पर टाइम लगाना है। इससे केस स्टडीज बन के आएंगी, ठीक है जी। तो मैं जो केस स्टडीज बनाऊंगा इसके अंदर वो इसमें और 16वें चैप्टर से बनाऊंगा। ये दोनों चैप्टर्स केस स्टडीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन 5 हेडिंग्स को बहुत तमीज और तरीके से कवर करके जाना है। याद रहेगा मेरे बच्चों, मैं फिर एक दफा रिपीट कर दूं, रिस्क के अंदर 15वां और 16वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों से केस स्टडीज बन के आ सकती हैं। केस स्टडी एक ही बनेगी, या इसमें से बनेगी या उसमें से बनेगी, लेकिन इस चैप्टर को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर दूसरे दिन उठा के चेक करें, हर दूसरे दिन उठा के रीड करें, हर दूसरे दिन उठा के रीड करें, इसको भी और 16वें को भी, ठीक है जी, ताकि आपकी केस स्टडी यहां से पक्की हो जाए। डन है जी। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अल्लाह का नाम लेके। सर चैप्टर 16 20 मार्क्स का है सर। इसकी प्रोफिशिएंसी लेवल भी 2 है, टेस्टिंग लेवल भी 2 है सर। ITGC हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन पहला पेज है हमारे पास, रीड कर लेना, तकरीबन क्वार्टर ऑफ अ पेज है, टेक्निकल चीज नहीं है क्या ITGC वो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है जी। फिर की ऑब्जेक्टिव्स हैं, 4 की ऑब्जेक्टिव्स हैं, अल्लाह के वास्ते इसको जरा तरीके से देख लेना। इसकी हेडिंग्स और थोड़ी बहुत डिटेल्स करके चले जाना। ये वो एरिया है जो रट्टे वाला एरिया है, ठीक है जी। ये देख लेना, और इसके नीचे जो इंपॉर्टेंस आ रही है 6 पॉइंट्स की, ये भी रट्टे वाला एरिया, ये दोनों रट्टे वाले एरिया, ऐसे केस स्टडी नहीं बन सकती है। आप देख लेना, हेडिंग्स याद कर लेना एटलीस्ट की, रट्टे वाले एरिया। अब फिर नीचे आते हैं सर 3 मेजर एरियाज जिसमें दबा के केस स्टडीज आ सकती है सर, यानी केस स्टडी यहां से पूछी जा सकती है। एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स के की कंपोनेंट्स, यानी 5 मेजर कंट्रोल्स हैं, मेजर कंट्रोल्स हैं 5। ये आपने ढंग तरीके से याद करना है। खास तौर पे सर इसमें जो सब हेडिंग्स हैं, डिटेल में एक एक चीज इसको याद करना है भाई, सीधी बात है, इससे केस स्टडी बन के आ सकती है। फिर हमारे पास इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, इसमें सब हेडिंग्स हैं, ये भी आपने याद करना है, पूरी दिल से याद करना है आपने, इस पे भी जो है वो केस स्टडीज बन के आ सकती है। फिर हमारे पास सर चैलेंजेस हैं ITGC को मैनेज करने के, ये भी 5 चैलेंजेस हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का एरिया है और बहुत ही रिडंडेंट एरिया, बार बार एक जैसी चीजें आ रही होंगी, लेकिन इसमें एटलीस्ट हेडिंग्स सब हेडिंग्स याद कर लेना, ठीक है जी। ऊपर वाले 2 से केस स्टडी बनने के चांसेस ज्यादा हैं, यहां से केस स्टडी आ सकती है, मना नहीं है, क्योंकि एक ऐसा एरिया जिससे इस चैप्टर से केस आना है। पर इसकी आपने जो है ना हेडिंग्स अच्छे से याद करके जानी। इसका मतलब है ऊपर वाले पेज, ऊपर वाला पार्ट को सिर्फ रीड करना है, नीचे वाले 2 का आपने हेडिंग्स का रट्टा मारना है, नीचे वाले 3 को आपने डिटेल में देखना है ताकि आप केस स्टडीज अटेम्प्ट कर सकें। और खास तौर पे की कंपोनेंट्स और इंप्लीमेंटेशन जो वो है, इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स हैं, इंप्लीमेंटिंग जो स्टेप्स हैं ITGC को इंप्लीमेंट करने की, वो ये 2 एरियाज हैं जिसपे अच्छी केस स्टडी, तगड़ी केस स्टडी बन के आ सकती है। डन है जी। अच्छा जी, फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आखिरी चैप्टर सर, चैप्टर 17 8 नंबर का टेस्ट हो सकता है सर। ये भी P2 और T1 है, ऐसा ही मैं चेक कर लूं, ये P2 T1 है, हाँ बिल्कुल P2 T1 है, ठीक है। जिसका मतलब इस पर टेक्निकल सवाल आ सकता है, छोटा मोटा केस भी बन के आ सकता है, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट का रोल है, 5 मेजर रिस्क हैं और उसके इंपैक्ट्स हैं, ये आपने तरीके और तमीज से देखना है। हेडिंग्स और ब्रीफ डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, रट्टे वाला क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। फिर सर ये जो एरिया है ना, इस पे रट्टे वाला बेहतरीन सवाल बन के आ सकता है। ICT का रोल रिस्क आइडेंटिफाई करने में, रिस्क को मिटिगेट करने में और रिस्क को रिपोर्ट करने में, 3 रोल्स हैं इसके, ये तीनों आपने हेडिंग समेत छोटी छोटी चीजें समेत याद करनी है। फिर हमारे पास आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस, 7 बेस्ट प्रैक्टिसेस दी हुई हैं, इसमें मेन हेडिंग्स और स्ट्रेटजीज की हेडिंग्स आपने याद करनी है केस स्टडीज के हिसाब से, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है।
ठीक है जी। और ये दो चीजें आप ढंग से देख लीजिएगा, यानी जो चैप्टर है इसके अंदर याद करने वाली चीजें, रिटेन रखने वाली चीजें ज्यादा है। ऊपर वाले दो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, नीचे वाले को आपने बस एक रीजनेबल तक रीड कर लेना, हेडिंग्स याद कर लेनी है और आपने अंदर की छोटी मोटी डिटेल्स याद कर लेनी है, मोर देन इनफ है। इसके बाद हमारे पास सर एनेक्सर्स आते हैं, मेरा टाइम मत वेस्ट करना उसके ऊपर। एनेक्सर्स जिस तरीके से ड्राफ्ट हुए में, मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें एग्जाम का क्वेश्चन जगह बना पाएगा। ठीक है जी, अपना टाइम वेस्ट करना है, देख लेना, मैं एक समरी दे दूंगा, टाइम मिले तो रीड कर लेना, अदरवाइज आप स्किप भी करके जा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि उसके ऊपर कोई तगड़ा सवाल बन के आ सकता है। हाँ, 1-1.5 नंबर का कोई एमसीक्यू बन के आ गया तो आ गया, लेकिन उसकी वजह से बाकी तैयारी को खराब नहीं करना। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीजें याद रहेंगी मेरे बच्चों। मैंने एक एक चैप्टर पर डिटेल में आपसे बात कर ली है। ठीक है जी, अब इसके आगे से मैं आपको केस स्टडीज देना शुरू करूंगा, तकरीबन 25 से 30 केस स्टडीज होंगी, आपने वो भी सॉल्व कर ली, मोर देन इनफ हो जाएगा मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम सर। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं, ये अगले 35 दिन तक आपने रिलीजियसली फॉलो करने अपनी रिवीजन में, जो रिमेनिंग क्लासेस है वो लेते हुए और फिर पेपर वाले दिन भी। देखिए एक चीज याद रखें, ये इस टाइप का पेपर है कि आपको लगेगा कि यार बहुत सारी चीजें हैं, मैं भूल रहा हूं। अल्लाह के वास्ते आप लगे रहना, पेपर में सब कुछ याद आ जाता है, लगे रहना, कॉन्फिडेंस खराब नहीं करना अपना। ठीक है जी, याद रखिएगा, जो बच्चा सुकून से तसल्ली से चीजें थरोली रीड करता जाएगा, हेडिंग्स याद करता जाएगा, जगह जगह भी डिटेल्स याद करता जाएगा, और मैंने जो ऊपर आपको चीजें बना के दी हैं, जो चैप्टर वाइज मैंने आपको डिटेल दी, इसको फॉलो करेगा, इंशाल्लाह ताला आराम से पास हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए मैंने आपको बहुत डिटेल में चीजें पढ़ाई हैं, आप कंपेयर कर लें जाके अपना रजिस्टर या अपने नोट्स किसी भी बंदे से बाहर मार्केट में। ठीक है, कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है जी, कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ 3-4 ऐसे थे या 4-5 ऐसे थे जिसमें या तो नाम थे या कोई ऐसी चीज थी जिससे मुझे लगता है कि एग्जाम का सवाल सेट नहीं हो सकता, इसलिए कि यार उसके अंदर क्लाउड प्रोवाइडर्स के नाम है या इस तरह की चीजें सर जिसका कोई टेक्निकल सेंस नहीं बनता कि उस पर आपके लेवल के जो है वो बच्चे से उस तरह का सवाल बने जिस तरह का पेपर में सवाल आता है। तो मैंने आपको कहा है कि उसे रीड कर लेना, उससे ज्यादा डिटेल में मत जाना। ठीक है जी, देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे गूगल ड्राइव का लिंक है, इस पे मेरे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, नोट्स मेरे पीडीएफ में भी है, क्लास नोट्स भी है। ठीक है, नंबर 2, मैं आपको माइंड मैप्स ओवर द पीरियड देता रहूंगा इसी वीडियो लिंक पे। अगर आप माइंड मैप्स अपने सामने रखेंगे, रिवीजन आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर 25 से 30 केस स्टडीज जो मैंने ऊपर चैप्टर्स हाईलाइट किए उनमें से मैं आपको देता रहूंगा वक्तन फवक्तन। ठीक है जी, और अटेम्प्ट तक मैं आपको 25 से 30 केस स्टडीज पूरी करके दे दूंगा विद वीडियो सोल्यूशन। अब आराम से उसको देख सकते हैं और चीजें लेके चल सकते हैं। अल्लाह के वास्ते वर्ड टू वर्ड चीजों का रट्टा लगाओगे तो कंफर्म फेल हो जाओगे। ठीक है जी, हेडिंग्स का रट्टा लगाना है आपने, उसके अंदर के कंटेंट्स को बार बार रीड करना है ताकि आप उससे मिलती जुलती चीज रिप्रोड्यूस कर सकें। 100% नहीं, 100% नहीं। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स आपने रीड करनी है, रट्टा नहीं लगाना। एग्जाम्पल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, रट्टा लगाने के लिए नहीं है। ठीक है जी, और खुदा के वास्ते रोज इसको 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे दें, डाटा को रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। पहला चैप्टर पढ़ा, अगले दिन दूसरे चैप्टर पे गए, फिर पहला चैप्टर रिवाइज किया, अगले दिन तीसरे चैप्टर पे गए, फिर 1 और 2 रिवाइज साथ कर लिए। ऐसा होता जाएगा, जो पुराने चैप्टर्स हैं वो आपके लिए इतने सॉलिड हो जाएंगे, वो तरीके और तमीज से देख के जाइएगा। ठीक है जी, मैंने आपको कहा कि आप चैप्टर नंबर 1 ढंग से देख लेना, चैप्टर नंबर 4 ढंग से देख लेना। ठीक है जी, जिसमें बिग डाटा है, चैप्टर नंबर 6 ढंग से देख लेना, डाटा नॉर्मलाइजेशन का है। चैप्टर 7 जो है वो आर्किटेक्चर का है। सर हमारे पास जो चैप्टर 13 है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का, वो अच्छे से देख लेना। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कह रहा हूं, डिसरप्शन का चैप्टर है जो बिजनेस के ऊपर डिसरप्शन लेकर आया, वो देख लेना। सर चैप्टर 15 और 16 रिस्क के देख लेना। ये वो चैप्टर्स हैं जिससे केस स्टडीज बन के आएंगी। तमीज और तरीके से इन चैप्टर्स को देख लेना, बाकी को आप रीजनेबल कर लेना। ठीक है जी, खुदा के वास्ते कॉन्फिडेंट रहें। आप अगर कॉन्फिडेंट रहोगे, चीजें रिटेन रहेंगी, आप आराम से पेपर निकाल लोगे। चीजें रिटेन रह जाती हैं, पेपर में चीजें याद आ जाती, घबराना नहीं। ठीक है जी, पूरा टाइम मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूं, मेरी टीम आपके साथ है। मोहम्मद अली ने जान तोड़ कोशिश की आपके साथ। खुदा के वास्ते इन चीजों का पूरा बेनिफिट लें जो आपको दी जा रही है। इसी वीडियो के नीचे गूगल ड्राइव का लिंक है जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेट करता जाऊंगा। ठीक है जी, उसमें चीजें भरता जाऊंगा। दुआ कीजिएगा अपने लिए भी, मेरे लिए भी। हमने बहुत मेहनत की है और इंशाल्लाह ताला ये पेपर हम जबरदस्त तरीके से जो है वो कामयाब होंगे इसके अंदर और ग्राउंड करके आएंगे इसको इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन। अहमद रज़ा मीर।